दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवरेज के उन क्वेश्चंस की जो एसएससी सीजीएल मेंस 2019 में पूछे गए। ठीक है, सारे क्वेश्चंस हम बेसिक से करेंगे, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हुए करेंगे। और क्वेश्चंस मेंस में पूछे गए हैं, इस वजह से घबराना नहीं। अगर आपने एवरेज कभी नहीं पढ़ा होगा तो भी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आने। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर दी है। जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया, जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा। नोट्स बनाते रहें, अच्छे क्वेश्चन जहाँ दिखे नोट करते रहें। टॉपिक वाइज बनाएं, फिर उसमें चैप्टर वाइज मतलब सेक्शन वाइज बनाएं और उसके बाद उसमें टॉपिक वाइज बनाएं और उसमें लिख दिया करें कि ऐसे मेंस में पूछा गया। इससे क्या होता है कि जब भी हम करते हैं ना, तो ऐसा रहता है कि हमें ये कॉन्फिडेंस आता है कि ऐसा नहीं मेंस में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नॉर्मल से अगर कॉन्सेप्ट आपको आता है तो आप अच्छे से कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि आप उतने लिमिटेड टाइम में वो क्वेश्चंस कर पाएँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए होना तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लेना। लास्ट में लाइक करना, ठीक है, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, ठीक है। जैसे पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए, कहा गया द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ 90 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड बी ऑफ क्लास 9th was 63. The number of students in A were 10 more than those in B. The average score of students in A was 30% more than that of students in B. The average score of students of B is. वैसे समझ नहीं आया होगा। कहा गया कि कक्षा 9 के जो सेक्शन ए और बी के 90 छात्र हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ए और बी में मिला के 90 छात्र हैं, यानी 90 स्टूडेंट्स आर देयर इन सेक्शन ए एंड बी टुगेदर, यानी कि ए और बी में मिला के 90 छात्र हैं। उनका गणित में यानी मैथ्स में एवरेज स्कोर जो है वो 63 है। ठीक है, कहा गया कि जो सेक्शन ए के छात्रों की संख्या यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए इज 10 मोर देन दैट ऑफ बी, यानी कि सेक्शन ए में जो छात्र हैं वो सेक्शन बी से 10 ज़्यादा हैं। सेक्शन ए के छात्रों का औसत अंक आपसे कहा गया कि सेक्शन बी के छात्रों की तुलना में 30% अधिक है। अब बी के छात्रों का औसत अंक निकालना है, आपको अब समझ में आया होगा। देखो, सबसे पहले हमें वर्क करना है। यहाँ पे देखिए कि कहा गया सेक्शन ए के छात्रों की संख्या सेक्शन बी के छात्रों की संख्या से 10 अधिक है। आपसे कहा गया कि जो ए के छात्र हैं वो बी से 10 ज़्यादा है, यानी ए बराबर बी प्लस 10 दिया गया है। और आपको यहाँ पे देखिए कि ए और बी के 90 छात्र हैं, यानी ए प्लस बी बराबर 90 दिया गया है। तो आपको सीधे दिख गया कि ए में बी से 10 छात्र ज़्यादा हैं और ए और बी का योग 90 है, तो ए 50 बी 40 हो गया। ठीक है, ए में 50 आ गए और बी में कितने आ गए, 40 आ गए। ठीक है, अब आपसे कहा गया कि जो ए के छात्र हैं, यहाँ पे देखिए ए के छात्र हैं उनका औसत अंक बी के छात्रों की तुलना में 30% अधिक है। यानी अगर हम माने कि बी के छात्रों का औसत अंक 10x है, मैं बेसिक पे जा रहा हूँ एकदम, तो ए के छात्रों का औसत अंक कितना हो गया, 13x 13x। ठीक है, और आपसे कहा गया कि जो टोटल छात्र हैं यानी 90 छात्र, उनका एवरेज 63 है। तो आपको बताना है कि बी के छात्रों का औसत एवरेज क्या होगा, मतलब औसत या एवरेज क्या होगा। बी के जो छात्र हैं उनका एवरेज यानी 10x की वैल्यू आपको बतानी। अब देखो, क्वेश्चन बहुत शॉर्ट सा बन गया। कहा गया ए प्लस बी में 90 छात्र, इनका औसत 63। हमें 90 से कोई मतलब ही नहीं है, आप ऐसे कह सकते हो। अदरवाइज अभी मतलब अगर रखना भी है तो वो भी काम हो जाएगा। आपको दिया गया कि भैया ए के 50 छात्र हैं जिनका एवरेज 13x है, बी के 40 छात्र हैं जिनका एवरेज 10x है, ये दिया गया, और टोटल का एवरेज 63 है। आपसे 10x की वैल्यू पूछी गई। तो इसको करने के बेसिक मेथड की अगर हम बात करें तो आपको मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ कि एवरेज जो होता है यानी औसत जो होता है वो होता है टोटल अपॉन नंबर। टोटल अपॉन नंबर कहने का मतलब कि टोटल, जैसे अभी औसत निकालना है मार्क्स का, तो आपको हो गया टोटल मार्क्स बटे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसा कह दोगे। मान लो एज होती तो टोटल एज अपॉन नंबर ऑफ मैन या नंबर ऑफ वीमेन, जो भी कहा जाता। अब आपको 90 स्टूडेंट्स दिए गए, 63 इनका एवरेज दिया गया, तो आप यहाँ से कह सकते हैं टोटल बराबर हो जाएगा एवरेज इंटू नंबर। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि 90 स्टूडेंट्स के अगर हम टोटल स्कोर की बात करें तो ये हो जाएगा 90 इंटू 63। इट मीन्स 90 जीरो का तो जीरो हो जाएगा, 9 3 जा 27, यानी 27, 9 6 54, 2 56। और अगर आप ऐसे निकालें कि 50 का 13x है तो इनका 650x हो जाएगा टोटल, और 40 का 10x है तो इनका टोटल हो जाएगा 400x। अब आपने कहा कि भैया 50 स्टूडेंट जो ए के हैं उनका कुल अंक 650x है, और अगर बी की बात करें तो 400x है, और आप ऐसे इधर कह रहे हैं कि 600 जो 90 स्टूडेंट्स हैं उनका जो टोटल है वो 5670 है। तो आप चाहे फुटकर को जोड़ के 5670 करें या आप कहें डायरेक्ट 5670। यानी अगर हम बात करें ए के स्टूडेंट प्लस बी के स्टूडेंट बराबर 5670, यानी आप कह सकते हैं 650 प्लस 400 बराबर 5670, यानी आप कह सकते हैं 1050x बराबर 5670, यानी ये कटा ये कटा, यानी आप कह सकते हैं कि
105x मतलब 105x इज इक्वल टू 567, या 3 से आप काट दें तो 35 आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो 35 आ जाएगा, या 3 से ना काट के आप सीधे किससे काट दो, 21 से काट दो। तो 21 से काटोगे 5x आ जाएगा, 21 दूना 42 हो गया, और ये 14 147, 21 7 147, यानी 5x बराबर 27। तो आपसे b का औसत पूछा गया था, यानी 10x की वैल्यू पूछी गई थी। अगर 5x 27 है तो 10x 54 हो जाएगा। फिर से देखिए, आपको मैं बेसिक वाली मेथड फिर से समझा रहा हूँ, फिर आपको ट्रिक भी बताऊँगा। देखो कहा गया a और b में 90 छात्र हैं, a की संख्या b से 10 ज़्यादा है, तो आपको पता चल गया a में 50 हो गया, b में 40। कहा गया b का जो औसत है यानी 10x, सॉरी a का जो औसत है वो b के औसत से 30% ज़्यादा है, यानी कि अगर हम b का औसत 10x माने तो इससे 30% यानी 3x ज़्यादा, यानी 13x a का औसत हो। अब आपको पता है 50 का औसत अगर 13x है तो इनका टोटल 650x, 40 का औसत अगर 10x है तो इनका टोटल 400x, और आपको दिया गया कि a और b में 90 छात्रों का औसत 63 है, तो आप कहेंगे इनका टोटल 90 गुणे 63 यानी 5670। आपने कहा इधर हमने 50 का निकाला, इधर 40 का, दोनों का योग करोगे तो 90 का मिल जाएगा, यानी आपने कहा 650 प्लस 400 बराबर 5670, यानी 105x बराबर 5670, यानी 5x बराबर 27। तो आपसे b का पूछा गया था, यानी b का आपने 10x माना था, तो 10x बराबर 54 हो जाएगा। तो आपने बेसिक से कर लिया। अदरवाइज आप कैसे कर सकते थे, आपको पता है 13x स्टूडेंट है, और मतलब 13x एवरेज है और 10x एवरेज है, और इसका मिक्स जो है यानी मिक्सचर 63 आ रहा है। आप फिर से देखिएगा, हमने कहा कि भैया 13x कुछ लोगों का एवरेज है और 10x कुछ लोगों का एवरेज है, ठीक है। इनका मिक्सचर जो है वो 63, ये ट्रिक है, ठीक है। अब आपको पता है, और एक चीज़ पता है कि 13x वालों की संख्या और 10x वालों की संख्या, ये a है ये b है, तो इनकी संख्या का अनुपात 5:4। यहाँ पे लिख दीजिए 5, मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पे 5 है और ये 4। अब मिक्सचर एलिगेशन लगा दो। मिक्सचर एलिगेशन क्या कहता है कि 13x और 63, 13x और 10x का अगर जो फाइनल एवरेज है, रिजल्टेंट है 63 है, तो आप कहेंगे कि इसका 13x में से 63 घटाओ, यानी 13x माइनस 63, और इधर 63 में से 10x घटाओ, यानी 63 माइनस 10x, और इन दोनों का जो अनुपात होगा वही इनकी संख्याओं का अनुपात हो जाएगा। यानी आप कहेंगे कि 63 माइनस 10x और 13 माइनस 63, इसका जो रेशियो होगा वो 5:4 होगा, यानी 4 का इधर गुणा 5 का इधर गुणा, यानी 4 से गुणा करोगे तो 252 माइनस 40x इज इक्वल टू 5 का गुणा करोगे 65x माइनस 315, यानी आप सॉल्व करोगे तो 65 और 40 105x बराबर ही हो जाएगा 567, यानी 21 से काट दोगे 5x बराबर हो जाएगा एक, कितना हो जाएगा 5x बराबर 21 दूना 42, 21 दूना 42, और ये आपका कितना हो गया 21 7 147, यानी 5x बराबर 27। तो आपको b का औसत यानी 10x पूछा गया था, यानी 10x बराबर 54 हो जाएगा। समझ आ गया। तो आपको मिक्सचर एलिगेशन आराम से लगा के कर सकते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही बेसिक सा है। कहा गया एवरेज ऑफ 3 नंबर्स a b एंड c इज 2 मोर देन c। एवरेज जो है ए बी सी का वो 2 ज़्यादा है सी से। कहा गया एवरेज ऑफ ए एंड बी इज़ 48, ए बी का औसत 48 है। कहा गया अगर डी 10 कम हो यानी डी इज़ 10 लेस देन सी देन एवरेज ऑफ सी एंड डी। तो आपको बताना है कि सी और डी का एवरेज क्या होगा। देखिएगा कहा गया ए बी सी का जो औसत है वो सी से 2 अधिक है। आप पहले इसको निकालिए। ए बी सी का औसत क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, ये ए बी सी का औसत हो गया। ये कहा गया किससे अधिक, सी से 2 ज़्यादा है, यानी सी से 2 ज़्यादा है। ठीक है। कहा गया ए और बी का औसत 48 है। ए और बी का औसत अगर 48 है तो ए प्लस बी बाई 2 बराबर 48, ये भी कहा गया है। आपसे कहा गया डी सी से 10 कम है, यानी डी बराबर हो गया सी माइनस 10, ये भी दिया गया। तो आपसे कहा गया सी और डी का औसत, यानी आपसे कहा गया सी प्लस डी बाई 2 निकालना है। बहुत आसान सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। देखो आपको पता है कि ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 48 है, तो आप कह सकते हो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 48 गुणे 2 यानी कि 96। ए प्लस बी 96 आ गया। ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे रख दो, यानी 96 प्लस सी इज इक्वल टू 3c प्लस 6, यानी 2c इज इक्वल टू 90 आ गया, यानी c इज इक्वल टू 45 आ गया। अब c बराबर 45 आने के साथ आपको d की वैल्यू पता चल गई। d बराबर कितना हो गया 35, और c की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे पुट करके c और d का एवरेज निकाल लो, यानी 45 प्लस 35 80 का आधा 40, तो c और d का एवरेज कितना हो गया 40। तो अगर आपको बेसिक आता है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एवरेज का क्वेश्चन बस कैलकुलेशन आनी चाहिए और बेसिक आना चाहिए, बस हो जाएगा। तो एवरेज से आपको यहाँ से क्या सीखना है, आपको सीखना है कि एवरेज बराबर होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एवरेज हिंदी में वाले लिख लेंगे औसत, ये बराबर होता है टोटल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ नंबर्स या नंबर ऑफ डाटा। ठीक है, नंबर ऑफ डाटा। एवरेज अब बराबर होता है टोटल बटे नंबर ऑफ डाटा, यानी कि टोटल कुल योग बटे संख्याओं की संख्या। ठीक है, तो जैसे मान लो 2 संख्याओं का कहा जाए तो a प्लस बी, मान लो ए और बी 2 संख्या है, इनका औसत पूछा गया तो 2 से डिवाइड करें। 3 होती प्लस सी होता तो 3, 4 होती तो यहाँ पे मान लो डी भी होता तो 4, ऐसे होता है। ठीक है, देखो
कहा गया 25 संख्याओं का औसत 54 है, यानी एवरेज ऑफ 25 नंबर्स इज 54. द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 नंबर्स एंड दैट ऑफ लास्ट 30 नंबर्स इज गिवन 52.8, 62.2. कहा गया इफ द 13th नंबर इज एक्सक्लूडेड देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स. कहा गया अगर पहली मतलब टोटल 25 संख्याएं दी गई जिनका औसत 54 है, आप लिख लो 25 संख्याओं का औसत जो है वो 54 है, आपने लिख दिया, ठीक है भाई. कहा गया पहली 13 संख्याओं का औसत, पहली 13 का औसत दिया गया 52.8 है और अंतिम 13 का औसत 62.2 है, 62.2 है. तो आपसे कहा गया 13वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो जो बची 24 संख्याएं होंगी उनका औसत क्या होगा. अब यहाँ पे जो मेन टास्क है वो 13वीं संख्या निकालना है, राइट. अब देखो अगर हम बात करें कि 25 संख्याएं हैं, पहली 13 हम ले रहे हैं और फिर बाद में दूसरी 13 ले रहे हैं. आपको पता है अगर 25 संख्याएं हैं तो पहली 13 में 13वीं संख्या यहाँ पे आ गई और दूसरी 13 में 13वीं संख्या शुरुआत में ही है. यानी अगर पहली 13 संख्याएं लें, दूसरी 13 संख्याएं लें, पहली 13 का योग हमें पता हो, दूसरी 13 का योग पता हो, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 संख्याओं का योग तो आएगा ही आएगा और प्लस 13वीं संख्या 2 बार आ रही है तो 13वीं संख्या एक एक्स्ट्रा आ जाए. एक बार 13 तो 25 के योग में आ जाएगी और एक बार जो 13वीं संख्या आएगी वो एक्स्ट्रा रहेगी. यानी अगर हम पहली 13 के योग को दूसरी 13 के योग, लास्ट वाली 13 के योग में जोड़ेंगे तो 25 संख्याओं का योग आएगा और 26वीं संख्या वही संख्या होगी जो 13वीं संख्या थी. यानी कि 25 संख्याओं का योग प्लस, यानी आपको समझना ये है कि अगर हम पहली 13 का योग और दूसरी 13 का योग जोड़ते हैं तो क्या आएगा. यानी आपको मैं समझा दूं कि सम ऑफ फर्स्ट 13 प्लस सम ऑफ लास्ट 13 अगर जोड़ेंगे तो सम ऑफ 25 नंबर्स आएगा और प्लस 13th नंबर आएगा. समझ आ गया. बस अब आपको यही अप्लाई कर देना. अगर 25 संख्याओं का एवरेज 54 है तो टोटल कितना हो जाएगा 25 गुणे 54 यानी कि 1350. ठीक है. अगर 13 संख्याओं का एवरेज 52.8 है तो इनका योग हो जाएगा 13 इंटू 52.8. 13 इंटू को गुणे में लिख लो. और ऐसे 13 का अगर एवरेज 62.2 है तो 13 का योग कितना हो जाएगा 13 गुणे 62.2. ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको समझ आ जाएगा. अब आप पुट कर दो तो आपको पता है सम ऑफ पहली 13 यानी 13 गुणे 52.8 प्लस 13 गुणे लास्ट 13 यानी 13 गुणे 62.2 बराबर सम ऑफ 25. सम ऑफ 25 कितना 1350 और प्लस 13वीं संख्या को हम n मान ले रहे हैं. बस काम खत्म. आप इसमें 13 कॉमन ले लो तो यहाँ पे 52.8 बचेगा और यहाँ पे 62.2 बचेगा. 52.8 और 62.2 को जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 115. यानी ये लिखा हुआ 13 गुणे 115. 13 गुणे 115 करोगे तो कितना आएगा 13 गुणे 115 कर लो. 13 × 5 = 65, 13 × 1 = 13, 6 = 19 और 13 × 1 = 13, 1 = 14 यानी 1495 बराबर आ गया 1350 प्लस n. यानी n बराबर का क्या आ गया 1495 में से 1350 को घटाओगे तो 145 है. यानी आपको पता चल गया कि 145 है कौन सी संख्या 13वीं संख्या. अब आपसे कहा गया इसी संख्या को निकाल देना है. टोटल में से अगर इस संख्या को निकाल दोगे 1350 में से 145 घटा दोगे तो बचेगा कितना 1205 और इसको 24 से डिवाइड कर दो. इसी को 24 से डिवाइड कर दोगे तो आपका एवरेज आ जाएगा क्योंकि आपको 24 संख्याओं का ही तो एवरेज निकालना है. अब जब 25 संख्याएं थी एक संख्या निकाल दी गई तो यानी 24 संख्याएं बची. आपको पता है योग 1205, 24 से डिवाइड कर दोगे एवरेज. आपको पता है 24 × 5 = 120 होता है, 5 में जाएगा नहीं, 0 पॉइंट लगाएंगे ये 50 हो जाएगा. 24 × 2 = 48 यानी 50.2 आपका एवरेज हो गया. तो आपको बस ये समझना है कि 13 संख्याओं का योग पहली वाली, 13 संख्याओं का योग लास्ट वाली, दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 25 संख्याओं का योग मिलेगा और प्लस वो संख्या जो मिडिल वाली है वो 2 बार आ जाएगी. तो इसी की वैल्यू निकालनी थी. अगर ये संख्या निकल गई तो काम खत्म ही हो गया. समझ आ गया. तो बेसिक से कितने आसानी से कर सकते हो बस आपको ये. अब देखो यहाँ पे हमने ट्रिक यूज करी कि 13 गुणे 52.8, 13 गुणे 62.2 यानी 13 × 52.8, 13 × 62.2. अब इसको गुणा करने जाते तो यहाँ पे गुणा करते फिर ऐड करते. मैंने क्या काम करा 13 कॉमन ले लिया, वहाँ पे कैलकुलेशन से बची. तो ये ट्रिक आपको तभी आएगी जब आपकी प्रैक्टिस एक पीक पे पहुंच जाएगी. और प्रैक्टिस कैसे होगी करना पड़ेगा खुद से. ना कोई टीचर करवा सकता है, ना मैं करवा सकता हूँ, ना कोई भी आपका इंसान, आपके माँ बाप, कोई भी फैमिली उमली नहीं करवा सकती. वो आप ही को करना है. यानी संघर्ष आपके हिस्से में आता है. सफलता का स्वाद दुनिया को चखने को मिलता है. तो सफलता तभी मिलेगी जो दुनिया को अगर स्वाद चखाना है तो आप स्ट्रगल वाला पार्ट आपको झेलना पड़ेगा. और स्ट्रगल नहीं है, मौज आनी चाहिए. मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मौज आएगी. आज मौज देखो, अगर आप पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लगे, पढ़ाई में मौज आने लगी तो एक दिन आपकी ज़िंदगी में पढ़ाई जो है वो मौज ही मौज भर देगी. और अगर आपको पढ़ाई संघर्ष लग रही है, पढ़ाई करने में तुम्हें संघर्ष लग रहा है तो एक दिन पढ़ाई ऐसा करेगी कि आपकी लाइफ ही संघर्ष हो जाएगी. तो वही वाली बात हो जाएगी टिट फॉर टैट. जैसा जिसके साथ करोगे वैसा वो करेगी. लेकिन पढ़ाई जब करती है कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में संघर्ष या मौज लाती है तो वो बहुत चरम पे होता है. अगर पढ़ाई के साथ आपने धोखाधड़ी करी तो एक चीज़ याद रखना कि अगर ये संघर्ष लाएगी, ये मौज भी अलग लेवल पे लेके आती है और ये संघर्ष भी अलग लेवल पे लेके आती है. यानी ये आपको उस मोड़ पे छोड़ेगी जहाँ से या तो आप मौज वाला रास्ता हो या तो फिर आप नरक वाला रास्ता.
मैं ये नहीं कह रहा सबकी ज़िंदगी नरक हो जाती है, कई लोग बिजनेस कर लेते हैं, ये लोग बुरा मत मानना, लेकिन मोटिवेशन के लिए ये मान के चलो कि अगर आप एक चीज़ बताओ, आपको अगर पढ़ने की जिम्मेदारी दी गई जिसमें न फावड़ा खेतों में लेके जाना, न धूप में, आपको एक कमरे में बैठ के पढ़ना है, तो अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो, उसके साथ वफादारी नहीं कर पा रहे हो, तो आप लाइफ में किसी भी काम में उतना पूरा जी जान नहीं लगा सकते। इवन आपका पैशन भी हो सकता है, तो भी आप एक बार फेल होने के बाद, जब फेलियर्स आने लगते हैं, या फेलियर जिसको भी जो भी बोलते हो आप, वो एक टाइम बाद जब आने लग जाते हैं तो आदमी टूट जाता है, उसका कुछ भी करने का मन नहीं करता। वो स्थिति ना आए तो अभी से पढ़ाई में आप कुछ छोटा सा ही अचीव कर लोगे, उसके बाद वो काम भी कर लेना, ठीक है। तो आप अभी, आपको जो काम माँ बाप ने दिया है, आपको खुद लगा कि आप ये कर सकते हो, तो उसको ईमानदारी से करो, ठीक है भाई। देखो अभी यहाँ पे क्वेश्चन में एक शब्द दिख रहा है जो मेरे लिए मोटिवेशन का सोर्स हमेशा से था सीजीएल में। यहाँ पे आप पढ़ोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन, यही सेक्शन शब्द था जिसके लिए मैं सीजीएल में आया, सेक्शन ऑफिसर, ये मतलब ड्रीम पोस्ट एसओ जिसे आप बोलते हो। तो ये था मेरे लिए मोटिवेशन का शब्द, मैंने लिख रखा था अपने नाम के आगे ये चीज़ शुरू से ही, मतलब ऐसा था कि मतलब सेक्शन ऑफिसर ही बनना है। जैसे लोग बोलते हैं इंस्पेक्टर बनना है, तो मुझे ऐसा था कि यार सेक्शन ऑफिसर ही बनना है, सीएसएस जाना है, मतलब ऐसा था कि यार गवर्नमेंट का पार्ट बनना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट, मुझे लगता है मिनिस्ट्री से बढ़िया इवन जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो भी उतना अच्छे से पार्ट नहीं होते। गवर्नमेंट कोई भी स्कीम इनिशिएट करती है तो उसका पार्ट सबसे जो मतलब इम्पॉर्टेंट सर्विस होती है वो सेक्रेटरीट सर्विस होती है। एसओ की जॉब बहुत क्रिटिकल बन जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट बन जाती है। तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट सोर्स था। और आप जो भी पोस्ट, आपको इंस्पेक्टर बनना है तो आप ये मान के चलो कि गवर्नमेंट के आप बहुत मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट बनने जा रहे हो, और उसके लिए भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि 130 करोड़ जनसंख्या है और 2 करोड़ जॉब है, 65 लोगों में एक को मिलनी है। यानी अगर आपके गाँव में 300 लोग रहते हैं तो 5 लोगों को नौकरी मिलेगी। अब सोच लो कि आप उन 5 में हो नहीं हो। और कई सारे गांव ऐसे भी हैं जो 50 नौकरियां ले जाएंगे, तो आपके गांव के हिस्से में 0 नौकरी आएगी। तो ध्यान रखना इन चीज़ों का। देखिएगा, कहा गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ क्लास आर 40 and 52 respectively. The average score in mathematics of all the students 75. If average score of students in A is 20% more than that of students in B, then what is the average score of students in B? अब देखो ये पहला वाला क्वेश्चन बन गया। कहा गया किसी कक्षा के अनुभाग ए और अनुभाग बी में छात्रों की संख्या दी गई 40 और 52। हमें मतलब नहीं, अभी हमें जो मेन चीज़ मतलब है वो ये है। आप देखो यहाँ पे लिखो ए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ ए और यहाँ पे लिख रहा हूँ बी। ये ए ऐसे नहीं लिखा जाता, ए कैसे लिखा जाता है, ए लिखा जाता है ऐसे। ये ए हो, एक मिनट, ये क्या हो गया है, ठीक है, ये हो गया ए, हाँ ठीक है, ये हो गया, एक मिनट, हाँ ये हो गया ए और ये हो गया बी। आपसे कहा गया कि जो अनुभाग यानी ए के छात्रों का स्कोर जो है वो बी के छात्रों से 20% अधिक है। यानी बी के छात्रों का अगर हम औसत माने 5x, तो इससे 20% ज़्यादा, यानी 6x ए का हो जाएगा, ठीक है। 6x किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा। 6x किसका हो जाएगा, x ए का हो जाएगा, ठीक है। 6x ए का हो जाएगा। अब आपसे कहा गया कि ए में छात्रों की संख्या 40 है, बी में 52 है, लिख दो। ए में 40, बी में 52, तो लिख दो ए में 40 यहाँ नीचे लिख दो और बी में 52 है। या 40 और 52 का रेशियो ले लो तो 10 और 13 आ जाएगा, वही लिख दो, 10 और 13। और इन टोटल स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज 75 है, यहाँ पे लिख दो 75। यानी आपको 6x और 5x स्टूडेंट्स का, यानी कि 6x एवरेज का, 6x एवरेज का और 5x एवरेज का रिजल्टेंट 75 मिल रहा है। यानी बस आपको निकाल देना है 75, 6x में से घटाओगे तो 6x माइनस 75 इधर आ जाएगा, और 75 में से 5x घटाओगे तो 75 माइनस 5x इधर आ जाएगा। और इनका जो एवरेज है वो कितना है, मतलब इनका जो रेशियो है वो है 10:13। बस आपको गुणा कर देना है, तो आप गुणा कर लो, ऐसे लिख दो, मैं लिख दे रहा हूँ 13 इंटू 75 माइनस 5x बराबर 10 इंटू 6x माइनस 75। यही तो करा गया। अब यहाँ पे कुछ कट पीट रहा है वो काट दो, कैलकुलेशन में आसानी होगी। जैसे मैं 5 दूनी 10 कर रहा हूँ, 5 से ये काट के 15 कर दे रहा हूँ। 13 गुणे 15 कितना हो जाएगा, 195 माइनस 13x इज इक्वल टू 2 इंटू 6x यानी कि 12x और माइनस 150। ये तो हो रहा है। अब 13x 12x को एक साइड में लाओगे तो ये 25x बन जाएगा, बराबर 195 प्लस 150, यानी कि ये आपका हो जाएगा 5 9 5 14 और 1 1 2 1 3, 25x बराबर 345। आपसे पूछा क्या गया, आपसे कहा गया बी का औसत यानी 5x निकालना है, तो 5 से डिवाइड कर दो, यानी यहाँ से 5x बराबर हो जाएगा 5 6 30, 5 9 45, यानी ये बी का एवरेज 5x था जो कि 69 आ गया। तो 4 लाइन का क्वेश्चन था, आप आसानी से कर सकते थे। लेकिन ये ट्रिक जो बताई मैंने, ये ट्रिक शायद अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे या
पहली बार मैं डायरेक्ट बता देता, मान लो कोई नॉइस कैंडिडेट मतलब नया कैंडिडेट है, वो उसको मैं डायरेक्ट ये ट्रिक बताता तो वो शायद बेसिक कभी ना सीख पाता, लेकिन बेसिक बताने के बाद ये बताया तो ये चीज़ समझ में आ गई। वही चीज़ करनी होती है बेसिक वाली, बस यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सचर एलिगेशन लगाना होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। बता रहा हूँ मैं आपको, मैं थोड़ा सा मतलब ऐसे मोटिवेशन बता रहा हूँ कि मुझे यूट्यूब से इनकम, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करके तब बताता हूँ। यूट्यूब से जो इनकम की बात हो रही है, रियलिटी बता रहा हूँ, ये इतना है कि मतलब उससे इवन मेरा खर्चा, पर्सनल मेरा खर्चा नहीं चल सकता, ठीक है। अब उसके बाद मैं बता रहा हूँ, फ़ैन ऑफ है, मतलब सब कुछ ऑफ है, इवन कि मतलब आवाज़ ना आए आपके लिए, और उसमें बैठ के वीडियोज़ रिकॉर्ड होती, जितनी वीडियोज़ हैं सारी फ़ैन ऑफ होने के बाद रिकॉर्ड हुई हैं। गर्मी में हुई हैं, ठंडी में कई बार होता है कि मतलब जैसे रजाई से बाहर निकल के रिकॉर्ड करना पड़ता है, आपको पता होगा कि नहीं तो हाथ से लिख नहीं पाओगे, पेन उठा नहीं मतलब बिस्तर में बैठ के कौन पेन उठा सकता है, लैपटॉप कैसे रख सकते हो। तो उसके बाद वीडियोज़ रिकॉर्ड होती हैं, तीन कई सारी वीडियोज़ देखना चैनल पे 3 घंटे से ऊपर की हैं, वो 3 घंटे एक बार में रिकॉर्ड करी। अभी मैं बता रहा हूँ इतना हो गया, और 2 दिन से वीडियोज़ इस वजह से नहीं है क्योंकि DI की वीडियो इतनी बड़ी वीडियो हो गई थी मेंस की, वो रिकॉर्ड करते करते टाइम कट गया, तो वो भी वीडियो 1-2 दिन में डल जाएगी। तो मतलब इस मोटिवेशन के लिए अगर रुपया मोटिवेशन होता तो अभी तक मैं छोड़ चुका होता, 1000 वीडियो डाल चुका हूँ, अभी चैनल भी उतना ग्रो नहीं हुआ है। लेकिन एक मोटिवेशन ये है ना कि यार कुछ करना है, यही चीज़ आपको अपने स्टडी में डालनी है कि यार आपको तो पैसे मिलेंगे, आपको 70,000 पर महीने मिलेंगे, 80,000 पर महीने मिलेंगे, ठीक है। तो आपको इस पैसे को, जो आपकी ज़िंदगी को, देखो पैसा, हर पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन बेसिक नेसेसिटी के लिए जो पैसा मिलेगा, यानी ये 80,000, ये आपके बच्चों के लिए, आपके माँ बाप के लिए, बहुत कुछ, ये पोस्ट जो इस अपने साथ लेके आएगा। बहुत लोग होंगे जो बिजनेस में 80,000 कमा रहे होंगे, उनके आगे कभी पूरी ज़िंदगी में ऑफिसर नहीं लिखा जाएगा या इंस्पेक्टर नहीं लिखा जाएगा, वो 3 स्टार कभी वो नहीं पा पाएंगे, कितने भी पैसे हों खरीदे नहीं जा सकते 3 स्टार। तो ये 3 स्टार के लिए अगर आप इतनी मेहनत नहीं करो, मैंने जितनी यूट्यूब पे कर दी इतनी अगर आप मेहनत कर दोगे पढ़ाई में, तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। और यूट्यूब ने मुझे बहुत कम दिया, आप लोगों का प्यार है, जो ये लाइक है, यही सारी चीज़ें जिसके लिए मैं मेहनत करता हूँ। तो आप लोगों को तो यार 3 स्टार दिखना चाहिए। ऑफिस में आपकी जो कुर्सी होती है, ये कुर्सी पे बैठ के आप आराम से वर्क कर रहे हो कंप्यूटर पे, ये चीज़ होनी चाहिए। तो अगर आपके पास ये मोटिवेशन है तो आप ज़रूर पढ़ोगे। चलो अगला प्रश्न देख लो। कहा गया एवरेज ऑफ 5 पॉजिटिव नंबर्स इज 56। इफ द फर्स्ट नंबर इज 3/4 ऑफ द सम ऑफ द लास्ट 4 नंबर्स देन द एवरेज ऑफ लास्ट 4 नंबर। अच्छा प्रश्न है। अगर 5 धनात्मक संख्या है जिनका औसत 56 है, हमने लिख लिया कि 5 नंबर्स आर देयर एंड देयर एवरेज इज 56, राइट। एंड व्हाट इज सेड इन द क्वेश्चन, इन कहा गया, हाँ, इफ़ द फर्स्ट नंबर इज 3/4 ऑफ द सम ऑफ द लास्ट 4 नंबर्स, यानी कि फर्स्ट नंबर जो है, हम मान लेते हैं फर्स्ट नंबर ए है, और बाकी की जो 5 संख्याएं हैं, मतलब 4 संख्या B, C, D और E की बात की गई है। कहा गया कि जो पहली संख्या है वो अंतिम 4 के योग की 3/4, यानी कि इसका, इसका और इसका योग अगर हम निकालें और इसका 3/4 करें, यानी कि 3/4 करें, तो आपसे कहा गया कि उसके बराबर है, यानी कि A बराबर है B + C + D के 3/4। यानी अगर हम B + C + D + E को 4 माने या 4x माने तो A की वैल्यू हो गई 3x, राइट। आपसे कहा गया अंतिम 4 संख्याओं का औसत, यानी B + C + D + E by 4 आपको निकालना है, यानी 4x/4 निकालना है, यानी आपको x की वैल्यू अगर पता चल गई तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 संख्याओं का एवरेज, यानी एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, यानी 5 संख्याओं का औसत अगर 56 है तो उसका योग सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 5 × 56, यानी कि जो योग होता है वो होता है औसत इंटू संख्याओं की संख्या, यानी 5 × 56, ये कितना हो जाएगा 280। तो आपको सम दिया गया है 280। एंड वन थिंग इज मोर गिवन इन द क्वेश्चन कि A बराबर 3x है और बाकी की संख्याओं का योग 4x है, यानी 5 संख्याओं का अगर आपको योग निकालना है तो आप कहेंगे A + B + C + D + E, A की वैल्यू इतनी, B C D E की योग इतना, तो टोटल करेंगे 7x, यानी आपको दिया गया 7x बराबर 280, यानी x बराबर 280/7 यानी कि 40, यही निकालने को कहा गया था। देखिए मैंने कहा था कि x अगर निकाल लिया तो आंसर, यानी x निकल गया तो आंसर। तो प्रश्न मैथ्स का ऐसा नहीं आता कि आपसे नहीं होगा, बस थोड़ा सा ट्रिक डालते हैं और आप घबरा जाते हो, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, राइट। और दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एवरेज सेगमेंट। कहा गया एवरेज एज ऑफ किशोर, हिज वाइफ एंड देयर चाइल्ड मतलब दोनों का बच्चा है, मतलब पति पत्नी है ये कह लो, किशोर और उसकी बीवी और उसके बच्चे का 6 years एगो उनका एवरेज 38 years था, एंड दैट ऑफ हिज वाइफ एंड देयर चाइल्ड 8 years एगो वाज 32 years। फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ किशोर। कहा गया 6 साल पहले किशोर, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु, मैं लिख दे रहा हूँ, किशोर, उसकी वाइफ और उसके बच्चे की जो औसत आयु थी 6 साल पहले वो 38 साल थी, ठीक है। कहा गया पत्नी और बच्चे की औसत आयु 8 वर्ष पूर्व
यहाँ पे 6 ईयर्स नहीं 8 ईयर्स, हाँ, क्योंकि 8 साल पहले उसकी पत्नी और बच्चे की औसत आयु 32 थी। वाइफ और बच्चे की औसत आयु 32 थी, ठीक है, 8 साल पहले की बात की। तो किशोर की वर्तमान आयु, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊँगा कि अगर ऐसा दिया जाए कि 6 साल पहले, 8 साल पहले, आप एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि औसत जो होता है वो 6 साल पहले अगर ए था या n साल पहले अगर ए था तो अभी कितना हो गया होगा, a + n। आयु की बात हो रही है, यानी एज अगर n ईयर्स बैक इट वाज a, देन एवरेज कितना हो जाएगा a + n। अब अगर एवरेज n लोगों की ए थी या हम कहें n साल पहले किसी व्यक्ति की आयु ए थी तो अभी उसकी आयु कितनी हो जाएगी, a + n। और एवरेज हमेशा कहता है कि अगर सभी लोगों की आयु, मतलब 6 साल पहले उसकी बीवी, उसका बच्चा और उसका मतलब वो खुद, अगर एवरेज आयु ए थी तो 6 साल बाद सबकी आयु 6 बड़ी होगी। और अगर सबकी आयु बराबर संख्या में बढ़ती है तो आप कहेंगे एवरेज भी बराबर संख्या में बढ़ेगा। यानी मैं जो यहाँ से कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर प्रत्येक नंबर पे कुछ संख्या जोड़ दिया जाए, देखो हम जोड़ ही तो रहे हैं, एज जुड़ ही तो रही है, यानी प्रत्येक नंबर पे अगर एक कांस्टेंट नंबर ऐड कर दिया जाए तो एवरेज में भी वो नंबर ऐड हो जाता है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि अगर प्रत्येक संख्या से जितना डेटा दिया गया है सब में किसी कांस्टेंट नंबर को सब में से घटा दिया जाए, सब में से, तो एवरेज में उतने की घटोतरी यानी कि कमी आ जाएगी। अगर मैं कहूँ कि प्रत्येक नंबर को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो एवरेज जो होगा उसमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ऐसे अगर मैं कहूँ कि प्रत्येक नंबर में उसी एक कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर दिया जाता है तो एवरेज में उसी संख्या से डिवाइड हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझाना था, बस समझ आ गया। चलो अब देखो, कहा गया कि 6 साल पहले उनकी एवरेज आयु 38 थी, तो अभी कितनी हो गई होगी, यानी किशोर, उसकी वाइफ और उसके बच्चे की, यानी कि किशोर, हिज वाइफ एंड हिज चाइल्ड, किशोर, वाइफ और चाइल्ड की एवरेज आयु अब कितनी हो गई, 6 साल पहले अगर 38 थी, अभी सबकी आयु 6 से बढ़ी, यानी एवरेज भी बढ़ जाएगा, यानी 38 + 6 44 हो जाएगी। और आपसे कहा गया उसकी पत्नी व बच्चे की आयु का औसत 8 वर्ष पूर्व 32 था, यानी अभी कितना हो गया 40। किसकी किसकी, वाइफ और बच्चे की, वाइफ और बच्चे बोले तो वाइफ और चाइल्ड की अभी कितनी हो जाएगी, 32 + 8 40, मैं 80 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो आपको पता है अगर एवरेज 44 रहा होगा तो इनकी आयु का योग यानी सम कितना हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 44 × 3 यानी 132, ये हो जाएगा। और ऐसे वाइफ और चाइल्ड की अगर एवरेज आयु 40 थी तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 40 × 2 यानी 80। बस अब इसमें वाइफ और चाइल्ड की वैल्यू कहाँ से रख दो, यहाँ पे, यानी वाइफ प्लस चाइल्ड आपको पता है यहाँ पे 80 है, किशोर वाइफ प्लस चाइल्ड 132 है, वाइफ प्लस चाइल्ड की वैल्यू रखोगे 80, तो यहाँ से किशोर कितना आ जाएगा, किशोर प्लस 80 बराबर 132, यानी किशोर बराबर हो जाएगा 132 - 80 यानी 52 ईयर्स। तो 2 लाइन का प्रश्न था, आपने कर लिया। ये ओरली भी कर सकते हैं, मुँह जबानी भी कर सकते थे, लेकिन मैंने समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी। अब इसके बाद मैं कुछ सजेस्ट करने जा रहा हूँ। आप एवरेज प्लेलिस्ट खोलिएगा, एवरेज में CHSL के क्वेश्चन करवाए हैं, CHSL जो भी लेटेस्ट होता है, सारे क्वेश्चन सारे शिफ्ट के, आप फिर उसी प्लेलिस्ट में आपको CGL के मिल जाएंगे, CGL 2019, CGL मेंस के मिल जाएंगे, और 2011 से लेकर 18 तक जो एवरेज है वो भी मिल जाएगा, तो मेंस वाला। तो आप जाके वो प्लेलिस्ट चेक करिएगा, और उसके बाद जैसे कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखा वहाँ पे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, तो वो सारे क्वेश्चन जब आप कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस खत्म, मतलब एकदम अपर लेवल पे। तो अगर आप उस लेवल पे जाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस मस्ट है। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो SSC ने ऑलरेडी पूछ रखे हैं वो क्वेश्चंस तो आपके लिए कोर सोर्स होता है। अब अगर आप उसी की प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ सकते हो, डिट्टो क्वेश्चन आया तो आपको आंसर याद रहेगा, तो वो क्वेश्चंस करिए, प्लेलिस्ट चेक करिए, और बहुत सारी वीडियोज़ अभी आनी है, बहुत सारी, मतलब 1000 नहीं, पता नहीं कितनी 1000 वीडियोज़ इस चैनल पे मैं डाल दूंगा, सारी फ्री होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं लालच नहीं दे रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है रिलेटेबल कंटेंट, मतलब कंटेंट है और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ें आप तक, आपके दिल तक पहुँच रही हैं, मैं जो बातें बताता हूँ कि ऐसे पढ़ो भैया, ऐसे पढ़ो, स्ट्रेटजी, सारी चीज़ें, आप स्ट्रेटजी एंड स्टडी प्लान वीडियो में जा सकते हैं, वो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, उधर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और कुछ भी देखो, एक चीज़ बताऊँ, मैं जब वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि आपका टाइम ना लूँ, लेकिन कई बार क्या होता है, अब जैसे ये वीडियो 6 क्वेश्चन मुश्किल से 15 मिनट में बन जाती, मुश्किल से, लेकिन मैंने बीच बीच में रोक के इस वजह से बताया क्योंकि कई बार मुझे पता है ना यार, जो इन्वायरमेंट है अभी इतना निगेटिव हो चुका है, तो कई बार चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं बतानी, क्योंकि मैं जब प्रिपरेशन के दौर में था तो मैं जो सिचुएशन मेरे साथ आती थी ना, मैं समझता हूँ कि सारे बच्चे वो सिचुएशन झेलेंगे। हालांकि कई लोग होते हैं जिनके साथ वो सिचुएशन नहीं होती, तो वो लोग, उन लोगों को ये चीज़ें बकवास भी लग सकती है जो मैं वीडियो के बीच में बोल रहा होता हूँ, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि यार मैं अपनी सिचुएशन समझ के बोल रहा होता हूँ।
तो कई सारे लोगों का इससे फ़ायदा होता है। तो जिन लोगों को लगता है कि उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं, वो अच्छे कंडीशन में, बहुत अच्छी बात है भाई। आप गॉड का ग्रेटफुल रहो, गॉड के लिए थैंकफुल रहो कि आपको ऐसी सिचुएशन मतलब भगवान ने प्रोवाइड करी है, ठीक है। लेकिन बाकी सबके साथ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स तो होती हैं। तो हो सकता है कि आपका इस वीडियो में, अगली वीडियो में आपकी प्रॉब्लम उठा लीजिए। बाकी अगर आपका कोई डाउट या समस्या है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो, मैं मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाय बाय, लव यू ऑल। और देखते रहें चैनल, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मोटिवेट